जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर अध्ययन करेंगे। साथ ही इसका अभ्यास प्रश्न भी जो भी अपनी निरंतर सीरीज चलती है कि पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। ठीक है, तो वही प्रक्रिया इस वीडियो में भी करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जैसे अम्ल वर्षा है और भी बहुत सारे प्रदूषण से संबंधित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। ठीक है, अम्ल वर्षा से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित हो या विज्ञान से संबंधित हो, उनमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब H2SO4 और HNO3 बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। तो कौन कौन से? H2SO4 और HNO3 ये जब बारिश के साथ घुल करके पृथ्वी पर आते हैं तब इसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से पौधों को हानि पहुंचती है। यह वर्षा प्रकाश संश्लेषण को धीमा कर देती है। यह वर्षा मिट्टी की अम्लीयता बढ़ा देती है, जिससे जीवों को भी हानि होती है। यह वर्षा भवनों इमारतों का रंग उड़ा देती है, फिर भी उन्हें गला देती है ना, फिर उन्हें गला देती है। और स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर या फिर स्टोन डिप्रेसी इसे कहा जाता है ना। तो याद रख लेना है, ताजमहल भी मार्बल कैंसर का शिकार हुआ था, जिसके कारण उसके आसपास के कारखाने बंद कर दिए गए थे। तो ये अम्ल वर्षा के बारे में। लंदन ध्रुव, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा जो धुएं और कुहासे से बना होता है, लंदन ध्रुव कहलाता है। ये चीज याद रखनी है दोस्तों। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि लंदन ध्रुव कब दिखता है? तो कब दिखता है? सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा जो धुएं और कुहासे से बना होता है, इसे कहा जाता है लंदन ध्रुव। ठीक है, इसमें दृष्टता बहुत कम होती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे सांस की जो है बीमारियां भी हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। तो सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ये जो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुई थी? यह घटना यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में 2-3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। ये चीज भी याद रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये किस कारखाने में हुई थी? तो ये हुई थी यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में। ठीक है, कब हुई थी? तो 2-3 दिसंबर 1984 इसकी डेट मानी जाती है। और इस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे 8000 से ज्यादा लोग मर गए और अनेक लोगों को श्वास और आंख संबंधी गंभीर बीमारियां भी हुई थी और बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो गईं। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये घटना हुई थी 2-3 दिसंबर में, ठीक है, 1984 में यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में हुई थी, है ना। 8000 लोग इसमें मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जो है जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको याद रखना है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, उपले आदि ईंधन के रूप में कम प्रयोग करना, है ना। ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना। सार्वजनिक यानी कि स्वयं का वाहन ना हो, है ना। तो स्वयं का वाहन ना हो, अधिकांश लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग हो। और LPG और CNG, आजकल अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति भी अगर जा रहा है तो अपना वाहन लेके जा रहा है, 2 व्यक्ति। तो इस प्रकार से ऐसा वाहन हो जिसमें बहुत सारे लोग हों, सार्वजनिक हों, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि बहुत सारे लोग एक ही वाहन में बैठ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। LPG और CNG का उपयोग करना, ठीक है।
नवीकरणीय ऊर्जा जिसका प्रयोग बार बार किया जा सके के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि का प्रयोग करना, है ना। साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा आदि जैसे प्रदूषण रहित वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। तो ये वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा वायु प्रदूषण कम करने का उपाय है या फिर नहीं है, तो ये जो उपाय हैं आपको पता होनी चाहिए। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी आदि ईंधन का कम उपयोग, सीएनजी, एलपीजी गैस का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग, है ना, साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा आदि प्रदूषण रहित वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, ये जो है कम करने के उपाय माने जाते हैं। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तरल पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण लगने वाला दाब वायु दाब कहलाता है। जहां तापमान अधिक होता है वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहां पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में बादल बनते हैं और बारिश होती है ना। जहां तापमान कम होता है वहां हवा ठंडी होती है, जिसके कारण वहां पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में मौसम साफ रहता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु दाब घटने लगता है। समुद्री सतह पर सबसे ज्यादा वायु दाब रहता है, ठीक है। वायु दाब की इकाई जो होती है वो क्या होती है, बार, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और वायु दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो यही बनता है कि जो है वायु दाब सबसे ज्यादा कहां पर रहता है, तो ये रहता है समुद्री सतह पर, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा बनता वायु दाब की इकाई क्या है, तो वार है। वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है, बैरोमीटर है। तो यहां से 3 या 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखें पवन। जब वायु उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है तो उसे पवन कहते हैं। क्या, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है तो उसे पवन कहते हैं। पवनों के प्रकार हैं, पवन 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की पवन होती हैं। तो स्थायी पवन देखें, ये पवन एक निश्चित दिशा में चलती हैं। उदाहरण पूर्वा हवा और पछुआ हवा, ये स्थायी पवन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा स्थायी पवन का उदाहरण है, तो आपको पता होनी चाहिए पूर्वा हवा और पछुआ हवा, ये स्थायी पवन का उदाहरण, ठीक है। मौसमी पवने, ये पवने जो है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग दिशाओं से चलती हैं। उदाहरण जैसे मानसून पवन, ये मौसमी पवने कहलाती हैं। स्थानीय पवने, ये पवने एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय पर चलती, जैसे लू, है ना। जैसे यहाँ गर्मी का मौसम इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है लू चलेगी, तो इसे स्थानीय पवने कहा जाता है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि पवने 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, इनको याद रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों ऊष्मा या फिर गर्मी। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ स्थानांतरित होती है। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ठीक है। हम किसी वस्तु को छूकर यह बता देते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है, परंतु किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का सही पता उसके ताप से ही चलता है। ताप वह स्थिति है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या फिर ठंडी है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ स्थानांतरित होती है, क्या ऊष्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो कैसे स्थानांतरित होती है, गर्म से ठंडी की ओर, ठीक है। अब तापमान की बात करें, किसी वस्तु के ताप को तापमापी या फिर थर्मामीटर से मापा जाता है ना। ताप मापन के पैमाने हैं, तो ये चीज याद रख लेना है। तापमान को मापने वाला जो यंत्र है वो थर्मामीटर है या फिर तापमापी इसे कहा जाता है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। ये पैमाने हैं दोस्तों, सेल्सियस पैमाना 0 अंश सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पैमाना 32 अंश फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाना 273 केल्विन, ये केल्विन पैमाने हैं। अब जैसे पिघलते हुए बर्फ का ताप देखें तो पिघलते हुए बर्फ का अगर सेल्सियस में दिया है तो 0 अंश सेल्सियस और
अगर फ़ारेनहाइट में है तो 32 अंश फ़ारेनहाइट होगा, या फिर केल्विन में है तो 273 केल्विन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये हेमांक बिंदु या पिघलते हुए बर्फ का तापमान है जो आपको याद रख लेना। ठीक है, उबलते हुए जल का तापमान देखो 100 अंश सेंटीग्रेड में होगा, फ़ारेनहाइट में 212 अंश फ़ारेनहाइट होगा, 273 केल्विन होगा, 373 केल्विन। ठीक है, ये उबलते हुए जल का ताप हो जाएगा और ये पिघलते हुए बर्फ का ताप हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे मनुष्य का तापमान। मनुष्य के तापमान को दो प्रकार के तापमापी से जो है मापा जाता है। ए हैं, तो ये कौन कौन से हैं वो देखो यहाँ पर। मनुष्य के तापमान को दो प्रकार के तापमापी से मापा जाए। एक तो होता है डॉक्टरी तापमापी जिसे सेल्सियस स्केल कहा जाता है। ठीक है, एक लंबी बारीक और समान व्यास की कांच की क्या होती है, नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। पारा गर्म होने पर फैलता है। तापमान पर पारा बल्ब से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इससे हम 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। ठीक है, नोट करना क्वेश्चन को। इस तापमापी से मनुष्य का सामान्य तापमान 37 अंश सेल्सियस होता है। इस तापमापी को धूप या आग के पास नहीं रखना चाहिए। आजकल डिजिटल तापमापी अंकीय तापमापी का प्रयोग होता है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो डॉक्टरी तापमापी है इस सेल्सियस स्केल जिसे कहा जाता है, इसमें 35 अंश से 42 अंश के ताप को मापा जा सकता है ना। और तापमापी से मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 अंश सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो यह भी एक लंबी और समान व्यास की कांच की नली होती है। इसमें भी एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। इससे हम 94 से 108 अंश फ़ारेनहाइट तक के ताप जो है को माप सकते हैं। इस तापमापी से मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर हमने देखा कि जो तापमापी है डॉक्टरी तापमापी सेल्सियस स्केल, इसमें मनुष्य का तापमान होता है 37 अंश सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 अंश फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ऊष्मा का संचरण। जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, ये चीज भी याद रखनी है। ऊष्मा का संचरण तीन प्रकार से होता है। एक तो चालन, इस विधि से ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठोस वस्तुओं और पारे में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस वस्तुओं और पारे में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तब आपका उत्तर होगा चालन के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इस विधि में पदार्थों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। गर्म कण ऊष्मा को अगले बगल वाले कण को दे देता है और वह कण गर्म होकर ऊष्मा को अगले बगल वाले कण को दे देता है। इस प्रकार ऊष्मा का संचरण वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। ऊष्मा चालन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चालक और एक होती है कुचालक। चालक और कुचालक आपने पढ़े हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है चालक कहलाती हैं। उदाहरण सभी धातुएं जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक हो जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन ऊष्मा का चालक है, तो सभी धातुएं जो है ऊष्मा की चालक होती हैं। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, तो चांदी होती है। खाना पकाने वाले बर्तन तांबा, एल्यूमिनियम के बने होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। लोहे की कुर्सियां जल्दी गर्म हो जाती हैं, है ना। कुचालक देखो, वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता, बहुत कम होता है, कुचालक कहलाती हैं। उदाहरण अधातुएं जैसे सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, कांच, ऊन, प्लास्टिक, वायु आदि, ये क्या हैं, अधातुएं हैं और ये हैं ऊष्मा की कुचालक, है ना। ऊनी कपड़ों में वायु फंस जाती है जिससे हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और हमें गर्म रखती है। एस्किमो लोग के जो घर होते हैं वो इग्लू बर्फ की दोहरी दीवार से बने होते हैं। दोहरी दीवार के बीच में जो है वायु भर जाती है।
जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और घर में गर्मी रहती है। तवा, फ्राई पैन आदि के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं जिससे ऊष्मा हत्थों तक ना पहुंचे। शीशा और धातु ऊष्मा की कुचालक हैं। शीशा और जो धातु है, शीशा धातु है, वो क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। ये चीज याद रखनी है, शीशा धातु है ना। तो संवहन देखें दोस्तों, संवहन बहुत बढ़िया चीज है, इसको समझेंगे। इससे वायुमंडल जब गर्म होता है पृथ्वी, तो इसको देखेंगे। इस विधि से तरल और गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तरल और गैसों में संवहन विधि से, इस विधि में तरल या गैस के कण गर्म होकर ऊपर उठते हैं और उनकी जगह ठंडे कण नीचे जाते हैं। फिर ठंडे कण गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और उनकी जगह पुनः ठंडे कण आते जाते हैं, है ना। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा पदार्थ गर्म ना हो जाए। समुद्र के आसपास के क्षेत्र का मौसम संवहन के कारण एक जैसा रहता है। दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है जिससे वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है और इनकी जगह लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु स्थल की तरफ चलती है जिसे समुद्री समीर कहते हैं। रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है परंतु समुद्र का पानी गर्म ही रहता है जिससे समुद्र के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर चलती है और उसकी जगह लेने के लिए स्थल की ठंडी वायु समुद्र की तरफ आ जाती है जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। फ्रिज में भी वस्तुएं संवहन के कारण ठंडी रहती हैं। फ्रिज में नीचे की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी होकर नीचे आती है और वस्तुओं को ठंडा कर देती है ना। तो पृथ्वी का वायुमंडल भी संवहन के कारण गर्म होता है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों विकिरण। इस विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही बाहर से ऊष्मा प्राप्त करता है। आग से ऊष्मा विकिरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। जब रात में बादल होते हैं तथा वातावरण गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा बादलों से टकराकर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो ये क्या है, विकिरण है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पृथ्वी का वायुमंडल भी संवहन के कारण गर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है तो संवहन के कारण, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ऊष्मा अवशोषक, जो वस्तुएं ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं उन्हें ऊष्मा अवशोषक कहा जाता है। गहरे रंग की वस्तुएं अच्छी ऊष्मा अवशोषक होती है, इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ये चीज सभी को याद रखनी है ना। और ऊष्मा परावर्तक, जो वस्तुएं ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं उन्हें ऊष्मा परावर्तक कहा जाता है। हल्के रंग की वस्तुएं अच्छी ऊष्मा परावर्तक होती हैं, इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ये ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, ठीक है। गलनांक बिंदु, एक निश्चित ताप पर जब एक ठोस वस्तु तरल पदार्थ में जो है बदलती है तब उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, गलनांक बिंदु कहा जाता है। बर्फ 0 पर पानी में बदलने लगती है, अतः बर्फ का गलनांक कितना है, 0 ये क्वेश्चन आपसे बनता है। यहाँ पर बर्फ का गलनांक कितना है तो 0 ठीक है, ये चीज याद रखनी है। या फिर 37 फ़ारेनहाइट, ये भी आपने पढ़ा था, है ना। ये चीज हमने ऊपर तालिका में पढ़ा था, सॉरी 37 नहीं 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 ठीक है, ये चीज याद रखनी है। हिमांक बिंदु, एक निश्चित ताप पर जब तरल पदार्थ ठोस वस्तु में बदलता है, एक निश्चित ताप पर जब तरल पदार्थ ठोस वस्तु में बदलता है तो उस ताप को हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। हिमांक बिंदु, पानी जल का हिमांक बिंदु है 0 ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का हिमांक बिंदु है तो क्या है, 0 है, ठीक है। क्वथनांक बिंदु देख लेते हैं। एक निश्चित ताप पर जब एक तरल पदार्थ भाप में बदलता है, तो उस ताप को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। एक निश्चित ताप पर तरल पदार्थ भाप में बदलता है तो उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। और जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 है, ये चीज याद रखनी है। जल का क्वथनांक बिंदु हमने देखा, यहाँ हमने हिमांक बिंदु देखा 0 क्वथनांक बिंदु देखा 100 ये याद रखनी है, ठीक है। गर्म चीज को ठंडा करने के लिए हम फूंक मारते हैं और वह चीज ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म चीज की अपेक्षा
हमारी फूंक ठंडी होती है। जब ठंडी फूंक जो है, ठंडी फूंक जब ठंडी फूंक जो है गर्म चीज से मिलती है तो ऊष्मा गर्म चीज से ठंडी फूंक की तरफ स्थानांतरित हो जाती है और गर्म वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज हमने यहाँ पर देखी दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको भी यहाँ पर याद रखना है और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। तब दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है वो यहाँ पर बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का। तो वायुदाब नापने वाला जो आपका यंत्र हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो मुख्य कारक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक माना जाता है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें, 4 विकल्प हैं। तो प्रमुख जो माना जाता है वो SO2, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 है, N2O है, CH4 है, लेकिन CO यानी कि जो विकल्प नंबर आपका C है वो सही हो जाएगा। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विकल्प नंबर C। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? आपको बताना है। तो किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या आर्गन एवं ओजोन। तो 99% भाग पर किन 2 गैसों का जो है विस्तार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, वी नंबर, ठीक है, वी नंबर आपका सही होगा। अगला देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? सबसे निचली परत, मैंने कल की वीडियो में पूरी परतें पढ़ाई थी आपको। तो सबसे जो निचली परत है वो कौन सी परत है? तब आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आती है आपकी मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल 3, और फिर आती है आपकी कौन सी? आयन मंडल, आयन मंडल 4, और फिर आती है आपकी वहर मंडल 5। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो 5 का उत्तर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर या फिर मीसोस्फियर। तो प्रश्न क्रमांक 5, 6 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल में ये पाई जाती है, वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है तो क्या है? 7 का उत्तर हमें बताना है, इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है वो क्या है? तभी 4 विकल्प हैं और प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपका हो जाएगा डी यानी कि बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, है ना, पीला, नारंगी और लाल। ये जो हो जाएगा आपका डी नंबर वो सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का, है ना। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा, क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है और 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का। क्या होगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने अंश सेल्सियस होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर आपको बताना है पानी का क्वथनांक। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों
क्वथनांक की बात हो रही है तो क्वथनांक 212 अंश सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 212 अंश फ़ारेनहाइट होगा यहाँ पर, ठीक है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर है तो फ़ारेनहाइट, ठीक है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक, या फिर ऊष्मा का अच्छा सुचालक या हीटर, क्या कहा जाएगा इसे? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अच्छा सुचालक, यानी कि ए नंबर, ठीक है। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो पृथ्वी का जो ऊष्मायन का अर्थ होता है प्रश्न क्रमांक 11 का, वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या फिर क्षरण होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, ड्राई डिपोजिशन, या फिर एरोसॉल, या इनमें से कोई नहीं, है ना। अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होता है वो क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक अपना 12 है और 12 का राइट आंसर हो जाएगा स्टोन लेप्रोसी। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, बी नंबर आपका सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनमाता जो रोग है, मीनमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, या फिर औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो आपका प्रश्न क्रमांक 13 है और 13 का बिल्कुल सही आंसर होगा औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, ठीक है, यानी कि मीनमाता जो रोग है इसका कारण होता है विकल्प नंबर सी। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? दोस्तों आपको बताना है किस राज्य में हुई। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि पानी पंचायत की शुरुआत हुई कहां पर? महाराष्ट्र, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ओजोन परत से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो सभी लोगों को पता है किन किरणों को रोकती है? परावैंगनी किरणें, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा उपाय उचित माना जाएगा? प्रश्न क्रमांक है अपना 16 और 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी तो सभी लोगों को पता है कि ये हुई थी कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ठंडी परत मानी जाती है दोस्तों, कौन सी मानी जाती है? ताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या मध्य मंडल? तो ठंडी परत मानी जाती है मध्य मंडल, यानी कि विकल्प नंबर वी आपका यहाँ पर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किससे की जाती है? प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है और 19 का आपका राइट आंसर होगा BOD, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको उत्तर बताना है और ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन सी है? तो मीथेन, ठीक है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए